ये अपन लोगों का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, इस टेस्ट सीरीज़ का ये टेस्ट नंबर 20, इसका आज अपन लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलते हैं, इसका डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 0.4i प्लस 0.8j प्लस ck रिप्रेजेंट ए यूनिट वेक्टर व्हेन c इज। अब यहाँ पर बात आ रही कि ये हमारे पास जो वैल्यू है ये c क्या है। देखिए, ये आपको कैलकुलेट करना है यहाँ से। तो यूनिट वेक्टर के लिए आपको मालूम है कि यहाँ पे इस पूरे का जो मैग्नीट्यूड है 1 होना चाहिए। मीन 0.4 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर आना चाहिए। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 0.16 प्लस 0.64 प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आएगा 1 माइनस 0.8, तो c बराबर आ जाएगा 0.2 रूट। आंसर बी विल बी करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज 79 पर सेंटीमीटर इन एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि डाइन को हमें न्यूटन में कन्वर्ट करना है। तो डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं 10⁻⁵ करते हैं, और सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं तो 10⁻² करते हैं। और यहाँ पे अपने क्या करना है 70 इंटू, अब यहाँ से इसको कट करोगे तो आएगा 10⁻3। अब एक ये जीरो यहाँ से कट गया, आ गया 10⁻²। आंसर चेक कर लो, 7 इंटू 10⁻² कहाँ पर है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 क्वेश्चन देखिए। ए कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस s ऑन ए स्ट्रेट रोड इन 2 hours एंड देन रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन द नेक्स्ट 3 hours। कार जिस पोजीशन से गई थी उसी पोजीशन पर वापस आई। इट मीन्स इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन बोथ आर सेम। तो जब दोनों सेम हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 0, तो यहाँ पर 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द रोड्स आर बैंक्ड ऑन कर्व सरफेस सो दैट। देखिए, इस कर्व सरफेस पे आपको बैंकिंग क्यों की जाती है? तो यहाँ पर ये बैंकिंग क्यों करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर स्पीडिंग व्हीकल्स में नॉट फॉल आउटवर्ड, कि जो हाईली स्पीड पे जो व्हीकल चलते हैं, जो तेज़ स्पीड व्हीकल चलते हैं, वो बाहर की तरफ ना खिसके, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? बैंकिंग करते हैं। तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी v सच दैट इट रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय इट, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। यहाँ पर आपको रेंज कैलकुलेट करना है। तो पहले तो आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज द फार्मूला फॉर द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आया। और यहाँ पर क्या हो गया? रेंज। रेंज क्या है इसका? रेंज होता है हमारे पास 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। क्या कह रहा है? रेंज इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो रेंज है वो ग्रेटेस्ट हाइट का ट्वाइस है। तो ये ट्वाइस है, इसका मतलब 2 यहाँ पर हो गया। u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, इस g से ये g कैंसिल हुआ, साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो गया। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया टेन थीटा, और टेन थीटा हमारे पास क्या आ गया 2। तो यहाँ से आपके पास ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया √5, ये हो गया थीटा। अब यहाँ से आप साइन थीटा निकालोगे तो साइन थीटा कितना हो गया? ये हो गया 2/√5, और कॉस थीटा निकालोगे तो ये आ गया 1/√5। निकालना क्या है आपको? रेंज कैलकुलेट करनी है। तो रेंज वाला जो फार्मूला था
2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, और यहाँ पर आप सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, देन वी विल गेट ऑप्शन ए 4v² अपॉन 5g। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल रोड, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ए कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है कार। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर कार मूव कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर कोई न कोई फोर्स इंजन के द्वारा लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन, नो फोर्स इज बीइंग अप्लाइड बाय द इंजन। यहाँ पे कह रहा है इंजन के द्वारा कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा, तो क्या होना चाहिए था ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ए फोर्स इज श्योरली बीइंग अप्लाइड बाय इट्स इंजन, इंजन के द्वारा यहाँ पर फोर्स लगाया गया होगा, इसीलिए वो एक कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए फोर्स ऑफ 19.6 न्यूटन व्हेन अप्लाइड पैरेलल टू द सरफेस जस्ट मूव ए बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम कीप ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस में कोई 10 किलोग्राम की बॉडी रखी गई है और उस 10 किलोग्राम की बॉडी में 19.6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 19.6 का मतलब क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 2g। 19.6 मतलब क्या हो गया, 2g। अब हमारे पास F बराबर ma होता है, तो F हमारे पास हो गया 2g बराबर m हो गया 10 और a, तो a बराबर हमारे पास आ गया 0.2g। कितना हो गया, 0.2g आया। अब आगे की बात देखते हैं। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, इफ 5 किलोग्राम मास इज केप्ट ऑन द फर्स्ट मास। अब इस मास के ऊपर एक दूसरा मास रख दिया गया, तो टोटल मास कितना हो गया, ये टोटल मास हमारे पास हो गया 15 किलोग्राम। 15 किलोग्राम। अब यहाँ पे फोर्स बताना है कि द फोर्स अप्लाइड पैरेलल टू द सरफेस जस्ट मूव द कंबाइंड बॉडी। अब इस कंबाइंड बॉडी को मूव कराना है, उसके लिए एक्सेलरेशन उतना ही होना चाहिए। तो यहाँ पर F बराबर क्या हो गया, ma, m का मान क्या है 15 और a हमारे पास है 0.2g। इसको पूरा सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करें, वी गेट द आंसर 29.4। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 8 में। हाउ मच वर्क डज ए पुलिंग फोर्स 40 न्यूटन डू ऑन द 20 किलोग्राम बॉक्स इज पुलिंग इट 8 मीटर अक्रॉस द फ्लोर एट ए कांस्टेंट स्पीड। स्पीड कांस्टेंट रखना है, एक्सलेट नहीं हो रहा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। F कितना है हमारे पास 40, S कितना है 8 और कॉस 60, यहाँ पर एंगल कितना दिया हुआ 60 का मतलब 1/2, यहाँ पर क्या हो गया 2, 4 आ जाएगा, तो 40 × 4 कितना हो गया 160 न्यूटन, 160 जूल वर्क है, तो यहाँ पे 160 जूल आ गया, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 160 जूल। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ए बैग ऑफ सैंड ऑफ मास कैपिटल M इज सस्पेंडेड बाई ए स्ट्रिंग, ए बुलेट ऑफ मास M इज फायर्ड एट it with velocity v and gets embedded into it, the loss of the kinetic energy in this process। तो देखो जरा, यहां पर ये हमारे पास कोई एक बुलेट है, यहां पर हमारे पास कोई एक ये बुलेट है और ये बुलेट हमने ले लिया, ये बुलेट है, इसका मास स्मॉल m है और वेलोसिटी v है, और यहाँ पर ये इसका मास क्या था, कैपिटल M था, और यहाँ पर ये इसके अंदर चली गई। तो व्हाट इज़ द v डैश, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से हमारे पास v डैश क्या आ जाएगा, mv अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, k इनिशियल इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वेयर, और अब
इस कंबाइंड सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, के फाइनल इज इक्वल टू हाफ m प्लस m वी डैश स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो के फाइनल आएगा वो आ जाएगा, एक m से कैंसिल हो गया, हाफ m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन m प्लस m, ये हमारे पास वैल्यू बनेगी। तो व्हाट इज द लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के इज इक्वल टू के इनिशियल माइनस के फाइनल, और इसके में जब वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये डी ऑप्शन आएगा। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ध्यान से देखिए। ए रिंग is rolling on an inclined plane, the ratio of the linear and rotational kinetic energies will be, linear kinetic energy half mv square, linear kinetic energy half mv square, और जो रोटेशनल होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, अब आई की वैल्यू यहाँ पर रिंग के लिए क्या होता है, एम आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया, वी स्क्वायर, तो हाफ एम बी स्क्वायर ये भी आ गया। ये हमारे पास हो गया रोटेशनल के लिए, के रोटेशनल और के लीनियर। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू हमारे पास सेम आ रही, सो ऑप्शन विल बी थर्ड 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। टू आइडेंटिकल स्फीयर आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द स्फीयर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू। दो स्फीयर हैं, इस पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। अब वो देखो करना क्या है अपने को, ये हमारे पास दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं, यहाँ पर मास नहीं दिया, इसका रेडियस दिया है, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, आइडेंटिकल है तो डेंसिटी दोनों की सेम रहेगी, और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस का क्यूब, मतलब मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस का क्यूब। तो यहाँ पर m1 और m2 दोनों सेम है, तो यहाँ से जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, फोर्स प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे m1 हमारे पास आर क्यूब आया, ये भी आर क्यूब आएगा, तो r पावर 6 अपॉन r2 कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा r रेज़ टू द पावर 4। आंसर विल बी सी। सो 11th का जो आंसर आएगा वो थर्ड आएगा। नेक्स्ट, two bodies of mass 100 kg and 10⁴ kg are lying on 1 meter apart. At what distance from 100 kg body will the intensity will be 0? Intensity of gravitational field will be 0. दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर है, और एक का मास 100 है और दूसरे का मास 10⁴ किलोग्राम है, तो कौन से पॉइंट पर इंटेंसिटी 0 होगी। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि सपोज हमारे पास ये है 100 का और ये है हमारे पास 10⁴ का, और ये डिस्टेंस हमारे पास है 1 मीटर। तो आपको यहाँ पर हमने मान लिया कि ये हमारे पास x है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 1 - x हो गया। gm/r² होता है, तो 100 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁴ अपॉन 1 - x²। इसको कट करेंगे 10⁻² आएगा, इसका स्क्वायर रूट किया तो 1/x इज इक्वल टू 10/1 - x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 - x इज इक्वल टू 10x, तो x इज इक्वल टू आएगा 1/11 मीटर। कितना आएगा, 1/11 मीटर। आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम लेंथ, सेम एरिया क्रॉस सेक्शन। दो वायर हैं जिनका एरिया क्रॉस सेक्शन भी सेम है, लेंथ भी सेम है, एंड सेम यंग मॉडुलस भी सेम है। हीटेड टू द सेम रेंज ऑफ द टेम्परेचर, इफ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ए इज 3/2 टाइम्स ऑफ द वायर वी, देन द रेशियो ऑफ द फोर्स प्रोड्यूस्ड इन द टू वायर। F इज इक्वल YA α डेल्टा θ होता है, मतलब F प्रोपोर्शनल टू अल्फा आना चाहिए। तो जो अल्फा में रेशियो आएगा वही फोर्स में रेशियो आएगा।
जो अल्फ़ा में रेशियो है, तो अल्फ़ा में रेशियो क्या है, 3/2 है, तो फोर्स में भी रेशियो क्या होगा, 3/2 होगा। आंसर विल बी डी। नेक्स्ट, ए सोप फिल्म ऑफ सरफेस टेंशन 3 × 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर formed in the rectangular frame can support a straw. The length of the film is 10 सेंटीमीटर। तो मास इसका कैलकुलेट करना है आपको, तो मास कितना आएगा, देखिए T इंटू टोटल लेंथ यहाँ पर हो जाएगी 2L = mg। तो T हमारे पास क्या है, 3 × 10⁻² इंटू 2 इंटू लेंथ कितना है 10/100 = m इंटू जी। ओके, यहां से देखिए, यहां से आपके पास g से ये g गया, 10 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, 3 × 2 = 6 और m का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 × 10⁻⁻4 आएगा, मतलब 0.6 × 10⁻³ आएगा। मतलब ये किलोग्राम में है, तो ग्राम में अगर बात करें तो 0.6 ग्राम आएगा। आंसर बी विल बी करेक्ट। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। 15 देखिए, ए टैंक 5 मीटर हाई इज हाफ फिल्ड विद वाटर, देन इज फिल्ड टू द टॉप with oil of density 0.85 gram per centimeter cube. The pressure at the bottom of the tank due to this liquid. देखिए, उस लिक्विड की वजह से हमें क्या निकालना है, प्रेशर कैलकुलेट करना है। दो पार्ट में है, ये हमारे पास कोई टैंक है, इसमें 5 मीटर टैंक है, मतलब 2.5 मीटर क्या भरा हुआ है, यहां पर ऑयल भरा हुआ है और यहां पर इतने से क्या भरा हुआ है, यहां पर भरा हुआ है वाटर। ये यहां पे बॉटम पे प्रेशर कह रहा है, तो बॉटम पे प्रेशर इस हाइट की वजह से भी आएगा और इसकी वजह से भी आएगा। द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक ड्यू टू दिस लिक्विड। तो देखो, यहां पर P = H ρg और यहां पर P = H ρg। H आपको 2.5 दिया है, ऑयल की डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी है, वाटर का 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, G की वैल्यू रखा। यहाँ पर टोटल प्रेशर आप निकालेंगे तो प्रेशर ड्यू टू ऑयल प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर, ये कैलकुलेट कर लेंगे। H ρg, H दोनों में कॉमन है, ठीक है, दोनों का हाइट क्या है, सेम है, ये 2.5 है, ये भी 2.5 है, तो 2.5 H ρ1 प्लस ρ2 टू G। वैल्यू सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा वैल्यू। आंसर विल बी 3rd। इसको कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, अंडर ए कांस्टेंट प्रेशर हेड the rate of flow of liquid through a capillary tube is V. If the length of the capillary tube is doubled and the diameter of the bore is halved, then rate flow calculate करना। Q = pi p r power 4/8 eta L होता है। Q = pi p r power 4/8 eta L। तो यहाँ से देखिए, ये हमारे पास V है, तो V1/V2 = R1/R2 power 4 इंटू L2/L1। तो V1 हमारे पास V है और V2 आपको कैलकुलेट करना है। R1 कितना है, लेंथ, इफ द लेंथ इज डबल्ड, लेंथ को डबल किया गया और इसको हाफ किया गया, लेंथ को डबल किया गया और इसको हाफ किया गया, मतलब ये R था और R2 क्या हो गया, R/2 पावर 4 इंटू लेंथ को हाफ किया गया L/2L। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ से 2 पावर 4 था तो कितना आया,
V बाई V2 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन यहां पर कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास लेंथ क्या की गई है, लेंथ डबल की गई है, तो L2 यहां पर क्या किया गया, डबल किया गया है, तो ये हमारे पास 2 पावर 4 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 32, तो V2 इज इक्वल टू आ जाएगा V बाई 32। फिर से एक बार समझ लो इसको, यहां पर क्या करा है, लेंथ को डबल किया गया और डायमीटर को हाफ किया गया। डायमीटर को हाफ करने मतलब रेडियस को हाफ किया गया, तो यहां पर R1 अगर R मानते हैं तो R2 हमारे पास क्या हो जाएगा, R बाई टू करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा ऊपर। लेंथ L2 क्या होगा, जस्ट 2L हो गया, और ये हमारे पास L है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V बाई 32 देख लो तो हमारे पास ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट यहां पर ए यूनिफॉर्म मेटल रॉड इज यूज्ड फॉर ए बार पेंडुलम if the room temperature is rises by 10 degree centigrade and the coefficient of linear expansion for the metal rod is 2 into 10 raised power minus 6 per degree centigrade, the period of the pendulum will have percentage increase। तो टाइम पीरियड में परसेंटेज में कितना चेंज होगा, हाफ एल्फा डेल्टा थीटा होता है, ये आपको मालूम होगा फार्मूला, हाफ एल्फा डेल्टा थीटा, और परसेंटेज की बात हो रही तो 100 का मल्टीप्लाई किया, हाफ एल्फा क्या हो गया, 2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6, डेल्टा थीटा क्या हो गया, 10 कर दिया, और यहाँ पर कितना आ गया, 100, ये 100 हो गया, 1 2 3 10 रेज़ पावर माइनस 3, 2 से 2 गया, आंसर क्या हो गया, डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट आते बेटा क्वेश्चन नंबर 18। An ideal gas has an initial pressure 3 pressure unit and initial volume is 4 volume unit। तो प्रेशर हमें दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है, प्रेशर भी दिया हुआ है और वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो P इंटू वी कितना हो गया, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, 12 आया। अब देखो क्या करें, फाइनल प्रेशर एंड द वॉल्यूम, द टेबल गिव द फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर वॉल्यूम ऑफ द गैस इन दोज सेम यूनिट इन 4 प्रोसेस, ये ABCD। अब इसमें क्या करें, आइसोथर्मल है, कौन से प्रोसेस में आइसोथर्मल है, कौन से प्रोसेस में आइसोथर्मल का मतलब क्या हो गया, आपका PV का जो P और V का जो प्रोडक्ट है वो सेम होना चाहिए। तो P और V का प्रोडक्ट देखो क्या इसमें है सेम, इसमें आ रहा 35, इसमें क्या रहा 24, इसमें क्या रहा 12, इसमें क्या रहा 18, तो 12 हमारा किस में आ रहा, इसमें आ रहा, तो आंसर कौन सा आएगा, C विल बी करेक्ट, ये आंसर हो गया। सो 18 का आंसर क्या आएगा, C। नेक्स्ट दो, ग्राफ बिटवीन द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज शोन इन द फिगर, एल्फा की वैल्यू दी है 1/273, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट टेम्परेचर 819 डिग्री सेंटीग्रेड। वॉल्यूम में कहां पर निकालना है, 819 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैलकुलेट करना है, तो VT इज इक्वल टू V0 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा होता है। तो यहां पर V इनिशियल टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर 0 है, उस समय वॉल्यूम कितना है 0.5 है, ठीक है 0.5 कर लिया, 1 प्लस एल्फा कितना है 1/273 है, इनटू डेल्टा थीटा कितना है 819 है, 819 है, ये 3 से 3 टाइम चला जाएगा, तो 314 आ गया, तो VT इक्वल टू क्या होगा 0.5 इंटू 4, कितना आ गया 0. ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखो जरा यहाँ पर आ गया 2 लीटर आएगा,
अब इसको मीटर क्यूब में बदल लो तो 2 × 10⁻³ आंसर विल बी बी। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं अपन लोग। दिया गया है द पीवी डायग्राम ऑफ 2 ग्राम ऑफ हीलियम गैस फॉर ए सर्टेन प्रोसेस A to B is shown in the figure. What is the heat given to the gas during the process? तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझो क्या कह रहा है। तो सबसे पहले दिया हुआ है हीलियम। हीलियम हमारा होता है मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है 3। अब देखिए ए से बी तक जो प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक, इसके लिए आपको क्या निकालना है, हीट निकालना है, डी क्यू निकालना है। तो डी क्यू इक्वल होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो पहले अपन लोग डी यू निकाल लेते हैं। डी यू इज इक्वल टू होता है F/2 RT2 माइनस RT1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डी यू इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2 और RT2 को क्या लिख सकते हो, P2V2 माइनस P1V1। अब देखिए यहाँ से P1 P2 की वैल्यू देख लो। यहाँ पे P1 हमारे पास है P0 और P2 है 2P0। तो DU क्या आ जाएगा, हमारे पास 3/2, ये हो जाएगा 2P0 इंटू 2V0 माइनस P0 V0। इसको सॉल्व करेंगे DU बराबर हमारे पास आ जाएगा 9/2 P0 V0। अब तो डी यू निकला है। अब अपन लोग निकाल लेते हैं डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू हमारे पास क्या हो गया, इसके नीचे का जो ये एरिया है, तो डी डब्ल्यू कितना आ जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन ये हमारे पास क्या है, दिस इज ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में क्या करेंगे, सम ऑफ 2 पैरेलल साइड, तो 2P0 और 2P0 मिल करके क्या हो गया 3P0। तो 3P0 इंटू यहाँ से आता क्या हो गया इंटू V0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3P0 V0/2। अब यहाँ से देखो ये आ गया 3P0 V0/2 और ये है 9P0 V0/2। अब इन दोनों की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो हमारे पास DQ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 + 3 12, 12/2 हमारे पास आ जाएगा 6P0 V0। आंसर बी विल बी करेक्ट। 21. The internal energy of an ideal gas increases during the isothermal process when the gas is। अब देखिए क्या करें, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेज ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस व्हेन द गैस इज। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है और इंटरनल एनर्जी हम इंक्रीज करवाना चाह रहे हैं। इसका हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर एक्सपेंड कर दें तो वहाँ पर इंटरनल एनर्जी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्सपेंडेड बाय एंड एडिंग मोर मॉलिक्यूल्स टू इट। यहाँ पर हम और ज़्यादा मॉलिक्यूल भर दें तो वहाँ से क्या हो जाएगा, उनका जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। ए रॉड ऑफ 40 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 22, ए रॉड ऑफ 40 सेंटीमीटर in length and temperature difference of 80 degree centigrade at its two end, another rod B of length 60 centimeter and of temperature difference 90 degree centigrade having the same। देखो ये 40 सेंटीमीटर की है, ये 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। और दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है 60 सेंटीमीटर है और इस पे क्या है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। एरिया क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी दोनों का सेम है और दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है, मतलब K की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो क्या बनेगा, इसका H1 और H2 दोनों का सेम है, मतलब K1A और डेल्टा θ1 अपॉन L1 इज इक्वल टू K2A डेल्टा θ2 अपॉन L2। ये कैंसिल हो गया तो K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू डेल्टा θ2 अपॉन डेल्टा θ1। ये बनेगी वैल्यू। और जब ये बनेगी तो L1 हमारे पास क्या है, ये है 40 और ये है 60, डेल्टा θ2 क्या है 90 और ये कितना है 80।
कितना आ गया बेटा? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो कितना आ गया, 3/4। कितना आया? 3/4। तो आंसर विल बी फर्स्ट ए। नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हुज बॉब इज हॉलो मेटेलिक स्फीयर इज टी। ये हॉलो है, इसका टाइम पीरियड क्या है? टी है। अब ये सैंड भर दी गई, ये मरकरी भर दी गई, और यहाँ पर ये हाफ फिल्ड कर दिया गया। तो बात यहाँ पे समझनी क्या है कि यहाँ पर ये कंप्लीटली हॉलो है, ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है। तो इन सब का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेम है, इन सब का जो इफेक्टिव लेंथ है वो सेम है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। और जब सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ शिफ्ट कर गया, मतलब इसका ये हमारे पास जो इफेक्टिव लेंथ है इंक्रीज हो जाएगी, और अगर इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज हो गई तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा t बराबर 2π√L/g से। तो यहाँ पर इन तीनों के लिए हमारे पास सेम आएगा, और ये क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर देख लो t बराबर t1 = t2 एंड लेस देन t3। तो आंसर विल बी डी। तो 23 का आंसर क्या आएगा, 4। नेक्स्ट देखिए, टू सिंपल पेंडुलम, फर्स्ट ऑफ बॉब मास m1 एंड लेंथ L1, सेकेंड ऑफ बॉब मास m2 एंड लेंथ m1 और m2 दोनों सेम है। m1 और m2 हमारे पास दोनों सेम है। L1 = 2 टाइम्स ऑफ L2, वाइब्रेशनल एनर्जी बोथ आर सेम, देन विच वन इज करेक्ट? दोनों की जो एनर्जी है वो सेम है। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर e स्क्वायर। ओमेगा मतलब क्या हो गया, ये एनर्जी की बात हो रही, एनर्जी दोनों की सेम है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओमेगा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2π/t लिख सकते हैं, मीन्स k प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। ये दोनों का सेम है काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब a स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। इसका मतलब जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। तो टाइम पीरियड किसका ज़्यादा होना चाहिए, जिसकी लेंथ ज़्यादा है। L1 वाले की लेंथ ज़्यादा है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसका टाइम पीरियड ज़्यादा है तो इसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब B वाले का एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो आंसर 24 का आएगा, सेकंड बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इसको देखो बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। इन द फॉलोइंग 4 सिचुएशन द चार्ज particles are at equal distance from the origin, arrange them in the magnitude of the net electric field at the origin greatest first। origin पर हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कहाँ पर कैलकुलेट करना है, हमें origin पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब वो देखो यहाँ पर, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर यहाँ पर ये 5q है प्लस का, तो इधर आएगा, इधर क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 5, ये आ गया। ये 5q के लिए हमारे पास क्या आएगा, 5k/q सपोज डिस्टेंस r² कर दिया। अब k/r² को सपोज हम e लिखे दे रहे, तो ये हो गया 5e। ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2e आएगा इधर, इस वाले 2 की वजह से, इस वाले 2 की वजह से क्या आएगा, ये आएगा इधर 2e, और इस 3 की वजह से भी इधर ही आएगा, तो इधर आएगा 3e। तो ये मिल करके कितना हो गया, 5e और 5e। तो जो नेट आएगा वो कितना आएगा, √5², तो यहाँ पर आ जाएगा √50e²। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट केस के लिए।
दूसरे केस में आए, दूसरे केस में यहाँ पर देखिए ये 2 है, ये प्लस है तो इधर की तरफ आएगा, मान लिया 2e आया, ये माइनस है इधर भी आ गया, e आ गया, इधर हो गया 3e और इधर हो गया 3e। तो यहाँ पर जो हमारे पास e2 केस आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट 3e² मतलब 9e² प्लस 9e², यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 18e²। ये आया। तीसरे केस में आप देख लीजिए, तीसरे केस में यहाँ पर क्या है 4 है तो इधर ये प्लस इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4e मान लेते हैं और ये 2e, तो इधर कितना हो गया हमारे पास 6e आया। और यहाँ पर देख लेते हैं ये हमारे पास 3e और ये e, यहाँ पर हो गया 4e। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, देखिए अगर इसका करेंगे तो करीब करीब 7e के आसपास आएगा, ये हमारे पास 6e आ रहा है। तो हमारे पास पहले ये वाला आएगा, पहले ये आएगा, फिर हमारे पास ये वाला आएगा, फिर हमारे पास ये वाला आएगा, फिर हमारे पास ये वाला आएगा। तो यहाँ पर देख लो सीक्वेंस के हिसाब से आंसर सी विल बी करेक्ट, आंसर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर, 26 नंबर देखो ध्यान से। इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 3 मिलीमीटर विद एयर between them. Now 1 millimeter thick layer of material of dielectric constant 2 is introduced between the plate due to which the capacity increases. In order to bring the capacity to the original value, the separation between the plate must be, देखिए C इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। अब यहाँ पे जो C डैश निकाला ये हो गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, पहले सेपरेशन कितना है 3 मिलीमीटर, मतलब एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3 किया। दूसरे में सेपरेशन हमने D मान लिया तो यहाँ पर होता है D माइनस T, T कितना है हमारे पास, T कितना है 1 मिलीमीटर, D माइनस T प्लस T बाई K 1/2। अब ये और ये दोनों बराबर है तो एप्सिलॉन नॉट A बाई 3 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस 0.5, ये तो कैंसिल हो गया तो D इक्वल टू क्या हो गया 3.5। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, ए बैटरी ऑफ 24 सेल एंड EMF 1.5, internal resistance 2 ohm is to be connected in order to send the maximum current through 12 ohm resistance। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, आपके पास 24 सेल हैं, इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअली आप सोचो तो आप जल्दी कर पाओगे। 24 सेल हैं और हर सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 है और जो मैक्सिमम करंट थ्रू 12 ओम रेजिस्टेंस है। यहां पर क्या होना चाहिए था कि मैक्सिमम वैल्यू तभी आती है जब टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो 12 अगर आएंगे तो हमारे पास देखो कैसे आएगा कि यहाँ पर अगर हम 12 सेल की अगर 2 रो ले लें तो एक रो में हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास सेल हो गए, ये हमारे पास 24 इंटू 1.5 हो गया और जो रेजिस्टेंस आया वो रेजिस्टेंस कितना हो गया 24 है। 12 सेल हमने लिए, यहाँ कितने सेल लिए 12 सेल लिए, कितने सेल लिए 12, तो 12 सेल लिए एक में और 12 सेल लिए दूसरे में। तो ये हमारे पास हो गया 24 और ये हो गया 24 और 24 पैरेलल में जोड़ोगे तो 12 आएगा और ये हमारे पास 12 है। तो यहाँ पर कितने सेल आप जोड़ रहे हो, 2 रोज, 2 रो हैं
और दोनों 12 सेल की है और पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो आंसर ए विल बी करेक्ट। नाउ 28 नंबर, एन इलेक्ट्रिक केटल हैविंग 2 coils, when one of these is switched on, the water in the kettle boils in 6 minutes. When the other coil is switched on, the water boil in 3 minutes. Both are connected in series. बहुत ध्यान से समझना है। अगर दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, अगर दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि जो टोटल टाइम होगा वो टोटल टाइम दोनों के सम के इक्वल होगा। मीन्स T विल बी जस्ट इक्वल टू T1 प्लस T2। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ चुका होगा तो टाइम हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर दोनों जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 मिनट आएगा। तो आंसर विल बी 9। इन द हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग 6.6 इंटू 10⁻15 राउंड पर सेकेंड। If the radius of the orbit is 0.53 into 10⁻10 meter, then what is the magnetic field produced at the center of the orbit? ये RPS दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो करंट क्या हो जाएगी RPS इंटू 1.6, तो 6.6 इंटू 10⁻15 इंटू 10⁻1.6 इंटू 10⁻19, तो I इक्वल आ गया 6.6 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1.6। ये हमारे पास आ गई करंट की वैल्यू। अब आपको क्या निकालना है, इस रेडियस पे ये करंट घूम रही, तो यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सीधा सर्कुलर कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दीजिए, B इज इक्वल टू μ0I/2R। μ0 मतलब क्या हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। I की वैल्यू यहाँ से आप रख दोगे और 2 और R की वैल्यू हमारे पास कितना है 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर। और ये पूरा जब सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो आ जाएगा 12.5 टेस्ला। तो 29 का आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। द फिगर शोज 4 वायर लूप, द एज ऑफ लेंथ आइदर L और 2L। ये L है और ये हमारे पास 2L है। ये हमारे पास क्या है, ऑल 4 लूप्स मूव थ्रू ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड आउटवर्ड द पेज, द सेम कांस्टेंट वेलोसिटी सबकी सेम है। रैंक द 4 लूप्स अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द EMF इंड्यूस्ड, दे मूव थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटेस्ट फर्स्ट। अब देखिए सबसे पहली बात देखो ध्यान से, अब जैसे मान लिया ये मूव किया तो ये जो एरिया कवर कर रहा है ये वाला इतना, ये जो एरिया कवर करेगा इतना, और जो एक टाइम में ये एरिया कवर करेगा, ये तो दोनों का सेम होगा, ये तो दोनों का सेम होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो C और D का जो इंड्यूस्ड EMF आएगा वो तो हमारे पास क्या होगा, बराबर होना चाहिए। यहाँ पर आए, यहाँ पर देखो ये जो एरिया होगा और जो ये एरिया है ये दोनों का क्या करेगा, सेम करेगा, लेकिन ये एरिया इस वाले एरिया से क्या है, कम है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, C और D बराबर होने चाहिए और B और A बराबर होना चाहिए, लेकिन A और B का जो वैल्यू है वो C और D से कम होना चाहिए। तो आंसर विल बी सेकंड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। ए बल्ब and a capacitor are in series with an AC source. On increasing the frequency, how will the glow of the bulb will change? देखिए कैपेसिटर है और एक बल्ब है, मतलब हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है और ये AC सोर्स है। तो यहाँ पर जो इम्पीडेंस हुआ Z इज इक्वल टू √R² प्लस 1/ω² C²। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज कर रहा, अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी। टोटल वैल्यू क्या होगी, कम होगी। Z क्या होगा, कम होगा। और अगर Z कम होगा तो I क्या होगा, बढ़ेगा। I अगर बढ़ेगा तो ग्लो क्या होगा, ग्लो विल इंक्रीज। तो 31 का आंसर क्या आएगा, सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन 32, विच आर द फॉलोइंग विल हैव लीस्ट वैल्यू ऑफ क्यू बाई एम। तो यहाँ पर देखो आपको चार्ज और मास सभी का ध्यान रखना पड़ेगा। उन सब की जब वैल्यू रखोगे स्पेसिफिक चार्ज निकालने के लिए क्यू बाई एम, तो इलेक्ट्रॉन का निकालो, प्रोटॉन का निकालो, अल्फा पार्टिकल का निकालो, बीटा का निकालो, तो इन सब के जब निकालोगे तो लीस्ट वैल्यू हमारे पास किसकी आती है, अल्फा पार्टिकल की आती है। तो आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट 33, द कलेक्टर प्लेट in an experiment on the photoelectric effect is kept vertically above the emitter plate. Light source is put on a saturation, photocurrent is recorded, an electric field is switched on which has the vertically downward direction। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास है इमिटर वाला और ये हमारे पास है कलेक्टर वाला जो कलेक्ट कर रहा। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा हुआ है। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। तो ये हमारे पास इस पर और फोर्स लग गया, मतलब ये और एक्सेलेरेट कर गया। तो अगर एक्सेलेरेट करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। सो 33 का ऑप्शन सेकेंड आएगा। नेक्स्ट, इन बोर मॉडल 34, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एस एफ। ये ध्यान रखना है आपको, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन रेज़ टू द पावर 4 होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन देखो, इन ए प्योर सिलिकॉन Ni इज इक्वल टू 10⁻16 पर मीटर क्यूब क्रिस्टल एट 300 K 10⁻21 एटम्स ऑफ फास्फोरस आर एडेड पर क्यूबिक मीटर द न्यू होल कंसंट्रेशन। तो यहां पर हमारे पास कितना है, Ni²। ये Ni² हमारे पास क्या हो गया, 10⁻32 अपॉन ये क्या आ गया 10⁻21 इज इक्वल टू होल कंसंट्रेशन NH की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10⁻11। तो 10⁻11 देखो कहाँ पर है 35 में, 35 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विच इज द रिवर्स बायस डायोड। इन सब में रिवर्स बायस कौन है। रिवर्स बायस में क्या होता है कि P वाला हमारे पास निगेटिव पोटेंशियल पर होता है और N वाला विद रिस्पेक्ट टू P पॉजिटिव पोटेंशियल पर होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये प्लस है और ये जीरो है, मतलब ये हमारे पास फॉरवर्ड है, ये हमारे पास माइनस पर है और ये प्लस पर है। तो यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिवर्स पर हो गया। तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। इन द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप in normal adjustment a straight black line of length L is drawn on the objective lens. The eyepiece form a real image of this line. The length of the image is L, then the magnification of the telescope. देखिए हमारे पास नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात कर रहा है, तो जो मैग्नीफाइंग पावर होगा ये होगा FO/FE। यहाँ पर हमने ये मान लिया ऑब्जेक्टिव और ये मान लिया हमारे पास आई पीस है। यहाँ पर कोई इस पर एल लेंथ की लाइन हमने ड्रॉ किया है, इसका इमेज यहाँ पर बन रहा है इमेज, और ये हमारे पास है मान लिया इसकी लेंथ एल है। यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी FO+FE। तो जो मैग्नीफिकेशन होता है तो यहाँ पर क्या आएगा L/L इज इक्वल टू F/F+U। यहाँ से U की वैल्यू देखो, U की वैल्यू हमारे पास किसके लिए ले रहे हैं, आई पीस के लिए ले रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा -FO+FE आएगा। तो L/L इज इक्वल टू F कितना हो गया, यहाँ पर ये निगेटिव में आएगा, यहाँ पर F
हमारे पास है एफ ई और ये है एफ ई माइनस एफ ओ माइनस एफ ई। एफ ई से एफ ई कैंसिल, ये कैंसिल, तो एफ ई अपॉन एफ ओ ये हमारे पास आ गया स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। इसको रिवर्स कर लेंगे तो एफ ओ अपॉन एफ ई हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल, और यही हमें कैलकुलेट करना था। ये हमारे पास आ गया एम मैग्नीफाइंग पावर। आंसर क्या हो गया? एल बाई एल। आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, ए लेंस व्हेन प्लेस्ड ऑन ए प्लेन मिरर then the object needle is at the image coincide at 15 centimeter the focal length of the lens। यहां पर है ये 15 पर और इसी 15 सेंटीमीटर पर ही वापस आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसा रहा होगा कि ये हमारे पास लेंस है और ये हमारे पास मिरर है। ऐसे आई होंगी रेस, ऐसे ये ऐसे आई होंगी, तभी यहां से रिफ्लेक्ट होकर के वापस इसी जगह पर पहुंची। इसका मतलब हमारे पास u क्या हो गया? इन्फिनिटी, और ये हमारे पास 15 है, तो फोकल लेंथ हमारे पास क्या होगा? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हमारे पास आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? फोकल लेंथ हमारे पास आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या आएगा? ए। नेक्स्ट देखो 39, the following figure shows source S1 and S2 that emits light of wavelength lambda in all direction. The sources are exactly in phase। ये और ये दोनों सेम फेस में है, इन फेस है। If we start at the indicated start point and travel along path 1 and 2, the interference produce maximum। अब मैक्सिमा किस पे बनेगा? मैक्सिमम उस पर बनेगा जिस पे हमेशा पाथ डिफरेंस सेम रहे, पाथ डिफरेंस 0 हो। यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे चलाएं यहाँ पर, तो ये हर जगह पर पाथ डिफरेंस क्या रहेगा? 0 रहेगा। और यहाँ पर क्या होगा? पाथ डिफरेंस इसकी वजह से अलग होगा, इसकी वजह से अलग होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? मैक्सिमा हमें चाहिए, तो मैक्सिमम हमारे पास कौन से पाथ के लिए आएगा? फर्स्ट वाले पाथ के लिए आएगा। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो 39 का आंसर क्या होगा? फर्स्ट। 40, देखिए, a block has been placed on an inclined plane, the slope angle theta of the plane in such that a block slide down the plane at a constant speed, the coefficient of the kinetic friction। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये है, ये हमारे पास है, यहाँ पर हमने क्या मान लिया? थीटा। यहाँ पर मान लो फ्रिक्शन, ये mg साइन थीटा, और यहाँ पर क्या हो गया? ये आ गया इधर म्यू mg कॉस थीटा, म्यू mg कॉस थीटा। अब ये दोनों कर लो बराबर, तो mg तो mg गया, कॉस थीटा इधर आया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया? म्यू के बराबर, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या? टेन थीटा। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? टेन थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन देखिए, इन गिवन सर्किट कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस ए बी के क्रॉस आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर ए बी के क्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करना, तो यहाँ पर वोल्टेज देखिए कितना है? 60। ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर हमारे पास सेम है, तो यहाँ पर हमारे पास 30 आएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। किसके क्रॉस पूछ रहा है? ए बी के क्रॉस, इसके क्रॉस। तो इसके क्रॉस हमारे पास क्या आ जाएगा? 30 वोल्ट। तो 41 का आंसर क्या आ जाएगा? 30 वोल्ट। आंसर सी विल बी करेक्ट। सो 41 का 3। 42, a body is projected in such a way that the horizontal range and the time of flight both are equal to √3 by g, then what is the angle of projection? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों ही हमारे √3 by g के इक्वल है, हॉरिजॉन्टल रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला लगाओ, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को ब्रेक कर लो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ये कितने के इक्वल दिया हुआ है? ये दिया हुआ आपका √3 by g के इक्वल दिया है। इसको ये कट कर दिया, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया? √3। अब ये हो गया नंबर 1। दूसरी बात देखो,
टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी इज इक्वल √3/g। ये भी हमारे पास कैंसिल हो गया, मतलब u साइन थीटा कितना हो गया? ये हो गया √3/g नंबर 1। अब यहां से देखो, ये हमारे पास क्या है? 2 इंटू यू कॉस थीटा और u साइन थीटा आएगा। u साइन थीटा का हम लोगों ने क्या लिख दिया? √3, और g तो कट चुका है, √3/2 आएगा, सॉरी। तो यहां पर क्या आएगा? √3/2 आया इज इक्वल टू ये √3 आया। यहां से देखो ये कैंसिल हो गया, ये √3 से √3 कैंसिल, u कॉस थीटा क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया 1। अब देखो u साइन थीटा आ गया और हमारे पास क्या आ गया? u कॉस थीटा आ गया। अब दोनों को डिवाइड कर लो तो tan थीटा क्या आ गया? √3/2। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स √3/2। तो 42 का आंसर क्या आएगा? सेकंड। ये आंसर आ गया थीटा की वैल्यू। नेक्स्ट देखिए, A pump is used to deliver water from a pipe. By what factor should the power of the pump increased to pump 3 times water from the same pipe? Same time पर है तो क्या कह रहा है कि by what factor should the power of the pump should be increased by n cube proportional. तो यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू 3 है, तो 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। तो 43 का आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड। 44, द फोर्स वर्सेस पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द गिवन, फाइंड द वर्क डन। x इक्वल टू 3 टू x इक्वल टू 8 तक कैलकुलेट करना है। x इक्वल टू 3 से x इक्वल टू 8 तक कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया निकालेंगे तो ये हो गया 5, ये हो गया 4, तो हाफ इंटू 5 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, कितना आ गया? 10 जूल। आंसर फर्स्ट। सो 44 का फर्स्ट। 45, ए पार्टिकल मूव इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी है बेटा? r बराबर है 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर। 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड, ये n का मान दिया हुआ है 3, तो ओमेगा बराबर 2πn। ठीक है, पूछ क्या रहा है? एक्सेलेरेशन a इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। यहां वैल्यू रखो, सॉल्व करो, आ जाएगा 18 पाई स्क्वायर। आंसर टेक विल बी 2। सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट 46, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील इज 100 रेडियन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा दिया हुआ है और रेडियस दी है 7.7। ये r निकालना क्या है? लीनियर स्पीड v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो कितना आ जाएगा? 46 का 100 इंटू 0.7 आ जाएगा 70 मीटर पर सेकंड। आंसर फर्स्ट आएगा। (47) An electromagnetic wave of frequency 3 megahertz passes from vacuum in a dielectric medium. The relative permittivity is this one and relative permeability is this one. तो यहाँ पर C डैश इज इक्वल टू C अपॉन रूट ऑफ, ये रिलेटिव होता है कितना? 4 इंटू 1। तो C डैश हमारे पास क्या हो गया? C/2 आ जाएगा। C/2 हुआ मतलब वेलोसिटी क्या हो गई? जस्ट हाफ हो गई। फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास चेंज नहीं होगी, लेकिन स्पीड हाफ हो गई, इसका मतलब वेव लेंथ हाफ हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। तो 47 का आंसर आएगा थर्ड, वेव लेंथ इज हाफ एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। नाउ 48 नंबर देखो, 2 charges plus Q each are fixed at point C and D और एक लाइन AB परपेंडिकुलर है CD। थर्ड चार्ज प्लस Q, यहाँ पर है प्लस Q चार्ज। कहाँ से है? प्लस Q चार्ज मूव फ्रॉम A, यहाँ से हम ला रहे हैं।
यहाँ से ला रहे तो यहाँ पर भी प्लस था, यहाँ पर भी प्लस था, तो ये इधर की तरफ जा रहा होगा, ये इसको रिपल कर रहा होगा। मतलब हम फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट आ रहे हैं, हम फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट आ रहे हैं। मतलब क्या हुआ है कि ए से बी की तरफ जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। अब बी से सी की तरफ जा रहे हैं, यहां पर बी से सी की तरफ, बी टू सी। अब जब बी से सी की तरफ जा रहे हैं तो यहां पर इसकी वजह से यहां पर फोर्स क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो ज्यादा रिपल करेगा, इधर जा रहा हो। अभी भी हमें फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। मतलब हमें क्या हुआ कि बी टू सी में भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। तो बी और सी ये दोनों सही हैं। तो यहाँ पर देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, आंसर थर्ड इज करेक्ट। तो 48 का आंसर थर्ड है। 49 द ईएमएफ ऑफ द सेल इज 6 वोल्ट। ईएमएफ हमारे पास क्या दिया है, 6 वोल्ट, और करंट क्या दी है, आई, और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 3 आई, और क्या पूछ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस आई इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन स्मॉल आर। आर अगर इधर ले आओ तो ई माइनस वी हमारे पास क्या हो गया, 6 माइनस 3 अपॉन 2, तो 3/2 मतलब 1.5 ओम आ जाएगा। आंसर फर्स्ट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं। देखिए, द वैल्यू ऑफ द करंट इन 60 ओम रेजिस्टेंस एट ज्वाइनिंग सर्किट डायग्राम। यहां पर देखो ये 3 वोल्ट है, तो इसके बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 3 वोल्ट आएगा। अगर ये 3 वोल्ट आएगा तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, 3, 30, 20 और 10। तो इसके बाद जो करंट आएगी आई इक्वल टू कितना होगा, 3/60, 3/60। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.05 एम्पियर। तो ये बेटा आपके पूरे क्वेश्चन नंबर, पूरे 50 क्वेश्चन हो गए।